यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेसिकली इसमें 3 यूज़ है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला यूज़ अब हम लोग देखते हैं आज, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। यानी कोई सा भी फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आप उसमें बता सकते हो कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? ईच पार्ट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन इज सेम, है ना। किसी भी फिजिकल इक्वेशन का के हर पार्ट का जो डायमेंशंस है वो सेम होता है। तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कोई सा भी गिवन इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है ना। जैसे सिंपली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है फिजिक्स में, शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। where S is displacement, U is velocity, T is also velocity, T is time, A is acceleration and T is time। देखो ये है डिस्प्लेसमेंट और ये U क्या चीज़ है? दिस इज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है ये, एंड T इज टाइम। तो यहाँ पे और A क्या है? एक्सेलरेशन, A इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो इन्वॉल्व हुआ है यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो अगर आपको चारों का डायमेंशंस पता हो तो आप बता सकते हो कि ये गिवन इक्वेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है ना। किसी भी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये गलत इक्वेशन है कि सही इक्वेशन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे लागू करेंगे, लगाएंगे। ईच पार्ट ऑफ द इक्वेशन को हम लोग चेक करेंगे कि डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कितने पार्ट है यहाँ पे इस इक्वेशन में, आप ध्यान से देखें तो 3 पार्ट हैं, है ना। S है, फिर ut है, फिर हाफ ए टी स्क्वायर है। समझ में आ रही बात? दिस इज फर्स्ट पार्ट और ये है तुम्हारा सेकंड पार्ट और ये पूरा टर्म है थर्ड पार्ट। तो 3 टर्म इसमें है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। आपको क्या करना है? ईच टर्म का डायमेंशंस फाइंड करना है और देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या है हमारे पास? S है। तो S क्या चीज़ है? S इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशंस क्या होना चाहिए बताओ तो? L होना चाहिए। ओके, हाँ, गुड। तो डायमेंशन L हो गया, फर्स्ट टर्म का हो गया। चलिए अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में देखो सेकेंड टर्म ut है ना। देखो ये सेकेंड टर्म है u इंटू टी। तो डायमेंशंस ऑफ u और फिर डायमेंशंस ऑफ t ये नहीं निकालेंगे, u और t दोनों मल्टीप्लाइड है। तो डायमेंशंस ऑफ u क्या है? u इज़ द स्पीड या u इज़ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1। वेलोसिटी का डायमेंशन है lt-1 और ये टाइम का डायमेंशन तो t होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा
सिर्फ एल, है ना। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म का डायमेंशन और सेकंड टर्म का डायमेंशन बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब बराबर है। अब लास्ट बचा हुआ हमारे पास थर्ड टर्म हाफ AT²। अब इसको चेक करेंगे इसका डायमेंशन क्या आता है। अगर इसका डायमेंशन भी सेम आ गया, मतलब L आ गया, तो क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना। तो थर्ड टर्म में है हाफ AT²। तो हाफ इज़ अ नंबर, तो नंबर का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है ना, तो स्किप करेंगे उसको, हाफ को नहीं लिखेंगे। बचा क्या, एक्सेलरेशन और फिर टाइम। तो टाइम का स्क्वायर है, आप देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन फिर टाइम का स्क्वायर भी है, तो डायमेंशन ऑफ T⁻²। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, हाँ LT-2, हाँ, और ये T² हो गया, हाँ गुड। हाँ, तो यानी कि हमारे पास हम लोगों ने क्या देखा कि हर पार्ट का डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस द डायमेंशंस ऑफ ईच पार्ट इज सेम हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या लिखोगे, डायमेंशनली करेक्ट। हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं डायमेंशनली, है ना। ऐसा नहीं है कि आप परफेक्टली आप इसको करेक्ट नहीं बता सकते हो बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। तो ये जो इसकी एक ड्रॉबैक है, ये इसकी कमी है, समझ लो कि आप किसी भी गिवन इक्वेशन को आप चाहोगे कि परफेक्टली कंप्लीटली आप इससे चेक कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा, देखिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, एज द डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर सेम, हेंस द गिवन इक्वेशन, क्या लिखोगे, द गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, चलिए अब एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। V² इज इक्वल टू U² माइनस 2 × G × H। ये कोई इक्वेशन है फिजिक्स में, V² इज इक्वल टू U² माइनस 2GH, ठीक है। या ऐसा करते हैं, अच्छा ये 2GH ही रखते हैं अभी। V क्या चीज़ है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और H क्या है, H इज द हाइट, H इज़ द हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो चलो इसको चेक करो डायमेंशनली, ये करेक्ट है या फिर नहीं है। देखो इस पार्ट का डायमेंशंस करेक्ट है ना, हाँ गुड। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा थोड़ा सा आप ध्यान दो, अगर अब ये बताओ, ये माइनस मतलब ये यहाँ पे 2 नहीं है, समझे ना, यहाँ पे 2 हमने हटा दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चेक करो कि ये गिवन इक्वेशन करेक्ट है या फिर नहीं है। वही रहे, हाँ बिल्कुल सही, यानी कि अभी भी ये डायमेंशनली करेक्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ डायमेंशनली ये करेक्ट तो है, बट एग्जैक्टली ये सही नहीं है, पता है ना तुम लोगों को। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ मतलब अगर यहाँ पे फैक्टर 2 नहीं भी रहता है तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट बता रहा है, डायमेंशन मेथड इसको करेक्ट बता रहा है, बट एक्चुअली ये करेक्ट है नहीं, है ना। अगर यहाँ पे कोई सा भी फैक्टर कुछ भी रहे कहीं भी, मान लो 1/2 रहेगा तब भी ये सही बताएगा, है ना। क्योंकि इस क्वांटिटी, ये जो नंबर है इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसलिए ये डायमेंशन मेथड से आप इसको डायमेंशनली करेक्ट, मतलब डायमेंशनली आप इसको चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत है, इसलिए। अच्छा एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं।
एक और एग्जांपल करते हैं। h इज इक्वल टू ut स्क्वायर माइनस 1/2 gt स्क्वायर। इसको चेक करो, h इज इक्वल टू ut स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये है फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। 3 टर्म इसमें है, तीनों टर्म का आपको डायमेंशंस फाइंड करना है। तो डायमेंशंस ऑफ h क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ h इज द हाइट, तो हाइट के लिए लेंथ ही होना चाहिए, तो डायमेंशन इसका l हो गया। नहीं दिख रहा, दिख रहा यहाँ, हाँ ओके। थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो अपना कैमरा एंगल चेंज करो, थोड़ा हो जाएगा। हाँ, यानी डायमेंशनली इक्वेशन हाँ करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो किसी भी फिजिकल इक्वेशन का, मतलब ये करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना। ये क्या चीज़ है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। आप इसको चेक कर सकते हो, डायमेंशंस ऑफ u फिर डायमेंशंस ऑफ t, उसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सेकेंड टर्म में देखो, दिस इज lt माइनस 1, वेलोसिटी के डायमेंशन lt माइनस 1 और ये t स्क्वायर हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट कम्स टू बी lt ना, lt। अच्छा, थर्ड टर्म की बात करें हम लोग 1/2 gt स्क्वायर, तो 1/2 को स्किप करेंगे, डायमेंशंस ऑफ g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी और फिर डायमेंशंस ऑफ t इसका स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो, ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt माइनस 2 होता है इंटू टी स्क्वायर, सो इट इज़ l। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का डायमेंशन तो सेम है लेकिन सेकेंड टर्म का डिफरेंट है। तो हम लोग क्या कह देंगे, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। इस तरह से फिजिक्स में कोई सा भी इक्वेशन दे दिया जाए तो क्या आप इसको चेक कर सकते हो ना कि ये सही है कि नहीं है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ओके चलिए, तो इसमें यही था। अब हम लोग सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। Conversion of units, conversion of units from one system to another। From one system of units to another। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी भी यूनिट को कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है ना। यूनिट्स को चेंज करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर है ना, ये आप लोग जान रहे हो। तो ये कन्वर्सन हो गया, मीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में चेंज किया हुआ है। मीटर क्या चीज़ है, दिस इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन SI है ना, या MKS में भी है। ये SI सिस्टम में मीटर का लेंथ की यूनिट है। और आप यहाँ पे देखो सेंटीमीटर क्या है, दिस इज दी यूनिट्स ऑफ लेंथ इन CGS सिस्टम, ठीक है ना। SI सिस्टम और यहाँ पे ये CGS सिस्टम है मान लो। तो ये कन्वर्सन हो गया। इसी तरह से कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका आप कन्वर्सन तो जान ही रहे हो। जैसे मोमेंटम का, जैसे मान लो अगर ये किलोग्राम है 5 किलोग्राम, तो ये क्या लिखोगे 5000 ग्राम CGS में। और इसी तरह से अगर कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट होगा जैसे FPS सिस्टम है तो उसमें ये वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो ये चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। इसी का एक इक्वेशन आपको मिलेगा, एक फार्मूला मिलेगा जिसमें आप उसको पुट करोगे और वो आपको
वैल्यू बता देगा। जैसे सपोज़ करो हम लोग ये वैल्यू जो है पाउंड में कितनी होगी ये पता नहीं है, ठीक है ना, ये फाइंड करना है। तो आप अभी जो फार्मूला डिराइव करेंगे इस फार्मूला में रखेंगे तो ये डायरेक्टली आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो वो फार्मूला हम लोग अभी डिराइव करने जा रहे हैं। ओके, देखो कन्वर्सन जब भी होगा तो इसमें दो सिस्टम होगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग जा रहे होंगे, है ना। तो सपोज करो दिस इज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट और ये है सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, कुछ भी हो सकता है वो, ओके। कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई सा भी, जैसे मान लो अगर मास है तो मास को जब हम लोग चेंज करेंगे दूसरे सिस्टम में तो वो मास ही रहेगा, लेंथ नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मास को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्वांटिटी थोड़ी चेंज होने वाली है, फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहेगी। जैसे देखो यहाँ पे 5 किलोग्राम, ये क्या है, मास ऑफ दी पोटैटोज है सपोज करो, तो इधर जाने के बाद वो पोटैटो ही रहेगा, मास ऑफ दी पोटैटो ही रहेगा ना, कुछ थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी। तो मान लो फिजिकल क्वांटिटी x है, फर्स्ट सिस्टम में x है तो सेकेंड सिस्टम में भी वो x ही रहेगा। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली किस तरह से डिफाइन करते हैं तो आप लोग को बताया गया था n इंटू यू, याद है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, ये ना होता है। तो अगर हम लोग सपोज कर लें कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट u1 है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा एग्जांपल में भी देखते रहें। 5 किलोग्राम न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, यूनिट आपने यूज़ किया है किलोग्राम। तो जैसे आप दूसरे सिस्टम में जंप करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है ना। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई तो यूनिट भी चेंज हो गया। दैट मीन्स के आप इसी क्वांटिटी को सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में लिख सकते हो N2U2, है ना। ओके, अच्छी बात है। अब देखो आगे यानी यहाँ से अगर इस दोनों इक्वेशन को हम लोग मैच करा दें, मिला दें, तो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, मास। थोड़ा सा ध्यान देना, ये मास है तो मास का डायमेंशन क्या होता है, तो m होता है। ये आपने जो फिजिकल क्वांटिटी चूज़ किया हुआ है x, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी पोटैटो के मास का डायमेंशन तो m ही होगा। या इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकता है m L0 T0, ठीक है ना। हाँ, ओके। अच्छा, ये तो मास है, ये कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है। तो उसके लिए तो MLT पर जो पावर्स हैं, बेसिक क्वांटिटीज़, ये तो बेसिक क्वांटिटी है ना, MLT, ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आप देखो पावर लगे हुए, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो जैसे ही क्वांटिटी बदलेगी तो पावर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक फिजिकल क्वांटिटी चूज़ किया हुआ है, ध्यान से देखो, दिस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी x। तो हमको इसका डायमेंशन क्या इस तरह लिख देना चाहिए फ़िलहाल, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, बिकॉज दिस इज़ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। तो पावर तो हमको पता है नहीं, तो हम लोगों ने रख दिया भाई a b c है, डायमेंशंस उसका a b c, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके बेसिक यूनिट्स में क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना। ओके, अच्छा दूसरी फंडामेंटल बात याद रखोगे, अगर हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं तो डायमेंशंस चेंज नहीं होता है।
मतलब वो जो पावर्स है ना, एक्चुअली पावर्स को डायमेंशन बोलते हैं, तो डायमेंशंस चेंज नहीं होगा। चलिए क्या हम बता रहे थे, देखो ध्यान से, सिस्टम चेंज करेंगे तो पावर्स यानी डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे। क्लियर है ना? तो देखो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में, पहले वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को उसके बेसिक यानी फंडामेंटल टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखो तो n1 तो अपनी जगह पर n1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू। हम लोग u1 को लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, m1 l1 t1। u1 को क्या लिखेंगे? u1 क्या चीज़ है? दिस इज द यूनिट, और यूनिट को कन्वर्ट करना है किसमें? फंडामेंटल टर्म्स में। तो m1 l1 t1, और आपको क्या कहा गया कि डायमेंशंस क्या है? तो a b c, तो a b c। इसी चीज़ को सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखेंगे n2 इंटू m2 l2 t2, m2 l2 t2, और पावर वही रहेगा, a b c ही रहेगा, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, आप समझो इसको ठीक से। इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ हाँ जी जी जी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने यूनिट को उसके फंडामेंटल टर्म्स के रूप में लिखा। n1 अपने जगह पर रह गया, बट u1 को हम लोग लिख रहे हैं m1 l1 t1, मतलब mlt के फॉर्म में। u यहाँ इधर वाला जो यूनिट है उसको भी हम लोग mlt के फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा m2 l2 t2, और यहाँ पे हो जाएगा m1 l1 t1, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, और उधर हो गया सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे। डायमेंशंस ABC है ना, तो यहाँ भी डायमेंशंस ABC होगा। देखो फिजिकल क्वांटिटी x माने हुए हैं, ये कोई सा भी x है, तो x इधर भी है इधर भी x है, और दोनों का डायमेंशन चेंज नहीं होगा, इसलिए कि फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ तक देखो एकदम बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं n2 के लिए। अगर हम लोग n2 के लिए लिखना चाहें तो देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, देख तो क्या ये फॉर्मूला हम लोग ला सकते हैं बाय सॉल्विंग। सॉल्व कर लो इसको। कुछ नहीं करना है, देखो n2 इधर है, यहाँ ये सारा टर्म नीचे ले आओ तो आपको ये चीज़ मिलने वाला है, m1 l1 t1। ठीक है ना? थोड़ा सा सिर्फ मैथमेटिक्स लगाना है। हाँ, ये इक्वेशन आपको आ गया। तो ये आपको जो फॉर्मूला मिला है, अब इस फॉर्मूला में रख करके आप किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। अब थोड़ा सा एग्जांपल्स में इसको हम लोग और क्लियर करेंगे। देखो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं उसी एग्जांपल से जो बेसिकली आपके बोर्ड में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो देखो ये सवाल, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन DYNE। अब ये न्यूटन क्या चीज़ है? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, है ना? किसमें? SI सिस्टम में, सब लोग जानते हो। और ये जो डाइन है ना, डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। न्यूटन क्या चीज़ है? न्यूटन यूनिट है SI सिस्टम में फोर्स का,
और डाइन क्या है? इट इज ऑल्सो CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम बताया था ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो लोग इसको नहीं कर पाए हैं इस क्लास को, पीछे हमने लेक्चर डाला हुआ है, आप उसको पीछे देख लोगे, ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने देखा था, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम। तो उसी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है कि मान लो 1 न्यूटन फोर्स है जिसको आपको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। देखो CGS सिस्टम में फोर्स को डाइन से, मतलब फोर्स का जो यूनिट है वो डाइन है। SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन है। एक्चुअली न्यूटन है क्या चीज़? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को ना न्यूटन बोला जाता है। हाँ ये है, समझे ना, हाँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड न्यूटन। और जब हम CGS सिस्टम में जाएंगे, जब आप सॉल्व कर रहे होगे, तो यही चीज़ कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा ग्राम में, और मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है। क्लियर है बिल्कुल? तो इसी क्वांटिटी को, इस चीज़ को एक नाम दिया गया, नया नाम, डाइन, ठीक है ना। तो ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो डाइन में, हाउ मच डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ये सवाल है आपसे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या चूज़ करना है? सबसे पहले देखना है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे किस क्वांटिटी की बात हो रही है? फिजिकल क्वांटिटी बताओ, नाम बताओ। फोर्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन लिख लोगे। तो फोर्स का डायमेंशन सबको पता होना चाहिए, mL/T⁻²। बोलो होता है कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, चूंकि हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लो A की वैल्यू कितनी है, B की कितनी है और C की कितनी है। पावर्स का जो वैल्यू है वो बता दो। A की वैल्यू कितनी है? 1, B की वैल्यू 1 है ना, और C की -2। हाँ, तो ABC का हम लोगों ने सबसे पहले वैल्यू निकाल लिया। कहाँ से? जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हुआ है उसका डायमेंशन देख लिया, ठीक है। अब देखिए आप, अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम और ये हो गया सेकेंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में कौन सा सिस्टम हम लोगों ने लिया हुआ है? जो गिवन सिस्टम उसको फर्स्ट मान लो। तो ये है न्यूटन, 1 न्यूटन, यानी ये SI सिस्टम है, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो है CGS सिस्टम। तो यहाँ पे देखो N1, यहाँ पे होगा N2, यहाँ पे M1, इस तरफ M2, L1, L2, T1 और T2। अब N1 और N2 की पहले बात करते हैं। N1 की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे 1 न्यूटन है ना, ये तो 1 न्यूटन मतलब क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 1 न्यूटन है। दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। X = NU लिखते हो ना, तो N की वैल्यू 1 है, देखो यहाँ पे, और ये यूनिट है न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1 है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया हुआ? 1 न्यूटन। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ 10 न्यूटन भी हो सकता है, 20 न्यूटन भी, 2000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो N1 का मान देगा। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में चूँकि आपको कन्वर्ट करना है तो पता ही नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, वही तो फाइंड करना है तुमको। तो N2 आपको फाइंड करना है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो वैल्यू दिया हुआ वो रख देंगे, और सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हमको है वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब चलिए SI सिस्टम में मास को
किस यूनिट में मेज़र किया जाता है? किलोग्राम में। तो आप यहाँ लिखोगे किलोग्राम और यूनिट वैल्यू लोगे, सबका 1, यहाँ भी 1 लेना है, वहाँ भी 1 लेना है, सबका यूनिट वैल्यू लेना है 1 किलोग्राम। और सीजीएस सिस्टम में मास को हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं, सही है ना, तो लिखेंगे उधर 1 ग्राम। फिर से एसआई सिस्टम में लेंथ को हम लोग मेज़र करते हैं मीटर में, सो इट विल बी 1 मीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो आप लिखोगे 1 सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में भी टाइम की यूनिट सेकेंड ही है, तो हम लोग लिखेंगे 1 सेकेंड, T2 इजिकल टू 1 सेकेंड। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ रहा है? एक बार प्रोसेस जान लोगे, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करोगे, ज़्यादा उतना लंबा चौड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चूँकि पहला क्वेश्चन है तो आप इसको डिटेल्स में समझ लो। चलिए अब क्या करना है, अब डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करना और वैल्यू पुट करना है, तो कर दो। सारा का सारा वैल्यू जो है उस इक्वेशन में डालो। सो N2 इज इक्वल टू N1, N1 इज 1, M1 बाई M2, तो M1 की वैल्यू है 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम, और A की वैल्यू कितनी है, तो 1 है ना, A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। फिर से लेंथ वाले केस में ऊपर लिखेंगे 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर। जो वैल्यू है देखो, L1 की वैल्यू 1 मीटर और L2 की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, तो वो रख दिया, और पावर कितना है, तो 1 है। ABC का तो वैल्यू पहले से निकाले हुआ है। फिर से T1 इज़ 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड टू द पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करोगे, 1 इंटू, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 1 किलोग्राम और यहाँ पे नीचे है ग्राम, तो क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे उसके इसमें। जैसे यहाँ पे किलोग्राम को हम लोग ग्राम में अगर चेंज कर दें, मतलब लिख लें, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप 1 किलोग्राम को लिख सकते हो 1000 ग्राम, ये तो पता ही होगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और नीचे 1 ग्राम, और उसकी पावर 1 है, तो 1 पावर है तो उसको छोड़ देंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, ये तो कट गया टू द पावर -2, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं, कितना आ गया देखो, ये ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये हो गया 1000 इंटू 100, तो आ गया 10 टू द पावर 5, ये N2। N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। तो अगर आपका N1 1 है तो N2 कितना आ गया, 10 टू द पावर 5। समझ में आ रहा है? तो आपसे हाँ, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, हाँ 10 टू द पावर 5 डाइन। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। सो 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, 10 टू द पावर -5 डाइन न्यूटन। होगा ना ऐसा? ओके। उसी तरह से एनर्जी की यूनिट SI में होती है जूल, सबको पता है। एनर्जी की यूनिट SI में क्या होती है, जूल। और CGS सिस्टम में इसकी यूनिट होती है अर्ग, ERG, अर्ग। और
इसको याद रखोगे। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करोगे खुद से, कन्वर्ट, देखो यहाँ पे सवाल हम लोग दे रहे हैं, कन्वर्ट 100 अर्ग इनटू जूल। तो क्या ये सवाल हम लोग कर सकते हैं? देख तो, कन्वर्ट 100 अर्ग इनटू जूल। इस बार देखो जो वैल्यू है वो सीजीएस सिस्टम में गिवन है, कन्वर्ट करना है एसआई में, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये जिसमें आपको कन्वर्ट करना है इसको मान लेना है सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, और डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, उसी तरह से the density of an object is 10⁻⁻4। डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना रे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट है। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में ये अगर हम कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको बताना है। कर लोगे? हाँ, ओके, गुड, ठीक है। डेंसिटी देखो, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं। डेंसिटी हम लोग ऑलरेडी देखे हुए, डेंसिटी जो है दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशंस ऑफ मास अपॉन डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। हाँ, वेरी गुड। तो ml पर पावर -3, और t को अगर हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करें तो t 0 हो जाएगा, है ना, होगा ना। अच्छा, तो यहाँ से आप ABC की वैल्यू बता सकते। A की वैल्यू हो गई 1, और B की वैल्यू हो गई -3, और C की वैल्यू हो गई 0। बोलो सही है ना? अच्छा, ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर हम लोग लें तो दिस इज N1 जो कि गिवन है। N1 इज इक्वल टू 10⁻⁻4, और कन्वर्ट करना आपको जिसमें वो N2 मान लेंगे, और N2 की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है, बस हो गया। समझ में आया? तो ये सवाल करके रखोगे, ठीक है ना। हम लोग कल देखेंगे इसका नेक्स्ट यूज़, तीसरा यूज जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझा ना। टू इस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन किस तरह से हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, वो डायमेंशन मेथड से आप पता लगा सकते हो, है ना। यानी कि किसी अननोन रिलेशन को, जिसको हम लोग जानते भी नहीं है ना, या पढ़े भी नहीं है, लेकिन डायमेंशन मेथड का यूज़ करके हम लोग उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, बट जो उसका जो एक्चुअल ढांचा है वो आपको मिल जाएगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।